नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है कर्ज। हरियाणा की राजनीति में यह शब्द लंबे वक्त से गूंज रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि मनोहर सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और राज्य सरकार आपको बता दें कि राज्य को अब आने वाले वक्त में दिवालियापन पर लेकर जाएगी। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि कर्ज जो लिया जा रहा है उससे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हरियाणा पर कर्ज का बाहर बढ़ने के साथ ही राहत की बात यह जरूर आई है कि हरियाणा पर हर साल कर्ज का बोझ तो बढ़ रहा है, बट हरियाणवी पर औसतन 1 लाख रुपए का कर्ज है। लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों की भी आमदनी बढ़ी है। राज्य में औसतन हर हरियाणवी पर 12 लाख रुपए का मालिक भी बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार बढ़ते कर्ज को जहां विकास का सूचक मानती है, वहीं विपक्ष की नजर में ये राज्य की जनता और सरकार पर अनावश्यक बोझ है। फिलहाल 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में प्रदेश डूबा हुआ है। बढ़ रहे कर्ज की वजह से अब जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब उन पर सवाल उठने शुरू हो गए। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हर हरियाणवी क्यों हुआ कर्जदार? सरकार के कर्ज लेने पर तकरार। डेट लेने का एक प्रावधान है, लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे। 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। विपक्ष ने नीतियों पर उठाए सवाल। घी पियो, मरने का बात कोई नहीं पूछेगा, तो ये समझ तो हमारी सरकार चल रही, को पूछने वाला नहीं है। क्यों कर्ज में डूब रहा है हरियाणा? कर्ज की सियासत। हरियाणा सरकार में कर्ज लेने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। पहले विधानसभा में कर्ज को लेकर बवाल हुआ, अब विधानसभा के बाहर भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 45% के लगभग रेवेन्यू का पैसा ब्याज में चला जाता था, लेकिन अब मौजूदा सरकार में 54% पैसा ब्याज के रूप में चला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं विकास नजर नहीं आता। विकास कहाँ दिख रहा है? विकास जब ये सरकार बनते ही इन्होंने कहा था जो कल्पना मेडिकल कॉलेज जो हमने बनाया था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक तो ईंट रखी नहीं गई। हुड्डा ने आंकड़ों से सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आंकड़ों से जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो 1966 से लेकर अब तक हर 5 साल में जो पिछला लोन होता है वो अगले 5 साल में दोगुना हो जाता है। सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, और जो सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, हमारी जीडीपी हमने बढ़ाई है पिछले 6 सालों में, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और वैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम पुराना इतिहास किसी भी प्रदेश का उठा कर देख लें तो जितना लोन 5 साल पहले होता है वो 5 साल के बाद डबल होता है। हरियाणा में कर्ज वाली सियासत तूफान मार रही है। विपक्ष अपने दावे कर रहा है तो सरकार अपने दावे ठोक रही है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के काम सभी ठप पड़े हैं। तो अभी हाल में सीएम मनोहर लाल ने 21 जिलों के लिए 1411 करोड़ की 163 योजनाओं की सौगात दी है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार कर्ज में डूबी है तो क्या फिर योजना ये शोपीस बनकर रह जाएंगी? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए। उन मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं क्योंकि बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, क्योंकि कर्ज, हरियाणा पर कर्ज बढ़ रहा है। छोटा सा राज्य अगर कर्ज ज्यादा बढ़ता है, 2 लाख करोड़ के आसपास अगर कर्ज होता है तो चिंता का विषय है। चलिए मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें कि वंदना पोपली है, प्रवक्ता है बीजेपी की, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुरेंद्र धीमाने, वरिष्ठ पत्रकार, आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वंदना पोपली जी आपसे ही करना चाहूंगा। मैम, अभी देखिए 1411 करोड़ योजनाओं की सौगात दी, मुझे लगा कि वाकई में अब तो प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। अब ये कह रहे हैं कि आप तो कर्ज में डूबे हुए हैं और विकास काम ठप पड़े हुए हैं, क्या हो रहा? फिर देखिए, अभी आपने कहा कि हरियाणा का कर्ज बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा का कर्ज नहीं बढ़ रहा है, कांग्रेस का मर्ज बढ़ रहा है। तो कहते हैं ना, बढ़ता गया मर्ज जो दवा करी, तो इनको कहीं ना कहीं कुर्सी जो है वो दिख नहीं रही है, तो इसलिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपको
जवाब देना चाहूंगी। आपको मालूम है कर्ज लेने की एक मर्यादा होती है, हम जो टोटल जीडीपी है उसका 3% तक जो है कर्ज ले सकते हैं। हमने पूरे 7 साल में एक बार भी इस मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। एक बार कांग्रेस के जो नेता आरोप लगा रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि पिछले 10 साल में जब उनकी सरकार रही थी 2000 अगर मैं 5 से लेकर 14 तक की बात करूं तो 5 बार उन्होंने इस मर्यादा को तोड़ा। 5 बार मर्यादा को तोड़कर कर्ज लेने वाले आज हमें सिखा रहे हैं कि कर्ज ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात, इनका काम है झूठ बोलना। जब ये गए थे तो उन्होंने झूठ बोला कि हमने जो 60,000 हमारा जो कर्जा है 60,000 लाख का है, लेकिन इनका जो कर्जा है बिजली कंपनियों का जो अलग से कर्जा है वो उन्होंने गिनवाया नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 25,950 जो लाख करोड़ का इनका कर्जा था उसमें 13 से 14% जो इंटरेस्ट जा रहा था, हमने उसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमने उसमें जो लोन है दोबारा से लिया 7% पर, 60% पर हमने लोन लिया। सीधा 1,000 करोड़ रुपए पर मंथ पर ईयर का हमारे को बेनिफिट हुआ, जो कि जो नुकसान था 2700 करोड़ सालाना जा रहा था, वो काम हमने किया है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। वंदना जी, जो विपक्ष कह रहा है कि देखिए ज्यादातर तो जो पैसा आता है वो पेंशन में चला जाता है या फिर सैलरी वगैरह में चला जाता है, सिर्फ 4-5%। हुड्डा साहब दावा करें कि 4-5% ही रेवेन्यू है, ऐसे में कैसे आप विकास को आगे बढ़ाएंगे? वो तो ये दावा कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि इसका भी जवाब बहुत अच्छे से डेटा से दे दिया जाए। आप यहाँ पर अभी बात कर रहे थे 163 योजनाओं की, तो मैं भी उस कार्यक्रम में थी। बहुत सारी योजनाएं जो है उनका उद्घाटन हुआ है और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, बिल्कुल, और उद्घाटन भी हुआ है। जो पूरी हो चुकी हैं उनका उद्घाटन भी हुआ है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि हुड्डा जी के समय में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो नई योजनाओं पर, परियोजनाओं पर जो खर्च होता है वो सिर्फ 10% था और हमने उसको 30% कर दिया। केएनपीए कर्जे पर बना रहे थे, हमने उसको अपने पैसे पे बनाया। जो उनका जो नुकसान था उसको हमने पूरा किया। हमारा पूरा ध्यान जो है शिक्षा, स्वास्थ्य की और सिक्योरिटी पर है, इनका ध्यान था। यानी आपका दावा है मैम कि अब स्थिति कंट्रोल में, ऐसी घबराने की बात नहीं है। चलिए मैं एक रिएक्शन बजरंग दास गर्ग जी ले लेता हूं। बजरंग जी, आप तो व्यापारी हैं, तो कर्ज तो आप व्यापारी, आप तो देखते होंगे कि आप मंडी में से भी जुड़े हैं, आप आड़तियों से भी जुड़े हैं, तो कर्ज एक दूसरे से लेते रहते हैं, काम चलता रहता है और अपना व्यवस्था होती रहती है, तो हर्ज क्या सर? जयप्रकाश जी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। कर्ज उतना ही लेना चाहिए जो हम उसको उतार सके। जैसे आपने व्यापारी का उदाहरण दिया, अगर मेरी गुंजाइश 10 लाख की है तो मैं 10 लाख का कर्जा लेके अपना व्यापार चलाऊंगा और कमाई करके उसको उतारूंगा। ये नहीं कि मेरी तो आसम तो 10 लाख की है, कर्जा मैं 10 करोड़ का ले लूं और वो कर्जा उतार ना पाऊं, कर्जे के बोझ के तले लगातार दबता जाऊं, जो कमाई करूं वो ब्याज के अंदर चली जाए। आज हरियाणा सरकार की स्थिति क्या है? ये कर्ज पे कर्ज ले रही है। कर्ज का काफी हिस्सा तो ब्याज में इनका जा रहा है, आपके सामने है। मेरी बहन बोल रही थी वंदना जी, भी कांग्रेस ने ये कर दिया और कांग्रेस ने वो कर दिया। मेरे तुम कांग्रेस को क्यों ला रही हो बीच में? बात तो हरियाणा की जनता की है, सरकार की है। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे। अच्छी बात, अच्छा काम सरकार करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे, ये हमारा फर्ज भी बनता है। अगर कोई गलत काम होगा उसके लिए हमें बताना हमारा ये फर्ज है, ये काम ठीक नहीं है, सरकार को उस काम को इस लाइन पर लाना चाहिए। जैसे मेरी बहन ने बताया भी हरियाणा सरकार में ये था, मैं जयप्रकाश जी बताना चाहता हूँ 1966 जब हरियाणा 1966 से लेकर 2014 तक आप देखिए कितना कर्ज था, 66,000 करोड़ का कर्जा था। आज कर्ज कितना है? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। बजरंग दास जी, नहीं, आप ये बताइए 1966 का आप हवाला देते तो हरियाणा ऐसा ही थोड़े था। 2022 में हरियाणा कहां खड़ा है और 1966 में हमारी कितनी जरूरत थी, आप वही आकलन कर लीजिए ना मोटा मोटा। मैं यही बताना चाहता हूँ। जब अपना अच्छा सवाल कर लिया, जो मेरे मतलब का सवाल हो गया। 1966 के अंदर हरियाणा में मतलब विकास नहीं थे। हमारे आने के बाद
ये यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, बस अड्डे, जितना भी विकास हुआ है, वो बिजली घर जितने बने हैं वो हमारे राज के अंदर बने हैं। इनके राज में तो एक थर्मो प्लांट लगा नहीं, कोई काम हुआ नहीं। कितना कर्जा, ये तो सिर्फ कर्जा लेकर ब्याज का भुगतान करते रहे हैं। सरकार के चेहते सरकारी अधिकारी। मैं आऊंगा बजरंग दास जी, मैं आऊंगा। एक दो और मेरे मेहमान हैं, उनको भी मैं चर्चा में जोड़ लेता हूं जल्दी से, फिर मैं बात करूंगा। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं। जिंदल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जरा बताइए कि क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा 2 लाख करोड़ के आसपास ये कर्ज की सीमा पहुंच गई है, छोटा सा राज्य है, क्या ये नुकसानदायक है या जरूरी भी है हमारे लिए कि हाँ लेते रहिए और देते भी रहिए? जी हाँ, मैं आपके सामने फिगर रखना चाहूंगा। खट्टर साहब की मैं इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे सीएम है, बट जब भी कोई स्टेट इंटरेस्ट लेती है, पूरे इंडिया का आज तक का डेटा दे सकता हूं, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ता है कि आपकी जो इनकम है उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। अब जब इंटरेस्ट पेमेंट में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट चला जाता है तो डेवलपमेंट और वेलफेयर के कामों के लिए आपके पास पैसा बहुत कम बचता है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए है कि बोरोइंग कम से कम की जाए। दूसरी बात, जितनी हम बोरोइंग कर रहे हैं, क्या उस रेशो में जीएसडीपी हमारी बढ़ रही है? अब यहां तकलीफ की बात यह है कि चाहे पहले की गवर्नमेंट्स लगाएं या आज की गवर्नमेंट्स लगाएं, आज की तारीख में उस तरीके से जीएसडीपी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो इंटरेस्ट लेके, तो लोन पे पैसा लेके उस तरीके से ग्रोथ स्टेट की नहीं हो रही है। अब इसका अच्छा अल्टरनेटिव क्या? जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। डॉक्टर सुरेंद्र दीवान वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कर्ज को आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ ये सियासत है या ये देखिए, ये अगर आपको सिस्टम चलाना है, सरकार चलानी है, तो ये तो आपका हिस्सा रहेगा सुरेंद्र दीवान जी। और कर्ज पर आपने देखा होगा हर राज्य में सियासत होती है, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य, अभी देखिए खूब विधानसभा में बवाल हुआ था। मैं आऊंगा आकाश जिंदल जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र दीवान जी, देखिए, कोई भी सरकार हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसको सरकार चलानी है उसको कर्ज लेना पड़ेगा। और ये कर्ज के बारे में जो सत्ता पक्ष में होता है वो इस कर्ज को सही ठहराता है, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो इसको गलत ठहराती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार 10 साल रही, उसमें जो कर्ज बढ़ा तो बीजेपी ने कहा कि कर्जदार राज्य बना दिया है, हर एक नए जो बच्चा इस जन्म लेता है हरियाणा में उस पर इतना कर्ज होता है। अब क्योंकि कांग्रेस 6-6.5 साल से विपक्ष में, अगर 3.5 साल और अगर चुनाव समय पर हुए तो 3.5 साल और रहेगी, बार तो 10 साल सत्ता में से बाहर रहेगी कांग्रेस। तो अब कांग्रेस कह रही है कि जो बच्चा पैदा होता है उस पर 1 लाख का कर्ज होता है। कोई भी सरकार है, मैं 2-3 बातें इसमें बताना ये चाहता हूं कि कर्ज लेना या नहीं लेना, ये 2 ऐसे बातें हैं। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री सदन के अंदर भी और बाहर भी कहा कि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि कर्ज लेकर काम करना अच्छी बात है, कुछ लोग मानते हैं कि कर्ज इतना लेना चाहिए जिसको हम लुटा सकें। बिजनेस चलाना है तो कर्ज की जरूरत है, बहुत सारे बड़े जितने बिजनेस हाउसेज से कर्ज लेते हैं। सवाल ये है कि हमारा इस कर्ज से और जो हमारी इनकम है राज्य सरकार की, इन दोनों को मिलाकर कितना पैसा हम विकास पर खर्च कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। 2021-22 में जो अनुमान सरकार ने लगाया है, जिसका मुझे लगता है ये अनुमान और थोड़ा सा बढ़ सकता है, 30.8-31% के आसपास ये मान के चलिए कि टोटल जितना भी सरकार की इनकम है उसमें से 31% तो ब्याज और कर्ज लुटाने में चला जाएगा। हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि केंद्र का वेतन आयोग लागू होता है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों भी लागू होता है। 2 बार वेतन आयोग लागू हो गया, एक बार बीजेपी की सरकार में हुआ और एक बार कांग्रेस की सरकार में हुआ। तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों में जो कर्मचारियों की पेंशन है उसमें जा रहा है। जो हमारा रेवेन्यू है, जो अपने स्टेट का अपने हिस्से से अपनी कमाई जो होती है सरकार की, उसका जो इस साल अनुमान लगाया, जिसका मुझे लगता है ये अनुमान और ज्यादा जाएगा, 40.7% तो वेतन और भत्ते में जो कर्मचारियों का जो पेंशन है उसमें चला जाता है। जबकि ये जो अभी साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, इसमें भी और इससे पिछले वर्ष में भी, तो 2014-15 में अगर मान के चले, जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी, 43.9% एक्चुअल उस वक्त खर्च हुआ था।
तो 44% के आसपास ये मान के चलो कि जो अपनी आपकी नेक कमाई है हरियाणा सरकार की अपने पैसे की, उसमें से 44% तो वेतन और पेंशन में जा रहा है। और नहीं, ऐसी जो अभी मैं एक चीज जाना, धीमान साहब, अभी हमारी स्थिति, हमारे राज्य की स्थिति ठीक है या ये चिंता का विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बजरंग दास गर्ग जी भी कह रहे हैं चिंता करनी चाहिए। चिंता इसलिए करनी चाहिए कि मुझे लग रहा है धीरे धीरे हम इसमें हमारा जो कर्ज लेने का जो अनुपात बढ़ रहा है या उसकी संख्या बढ़ रही है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। लेकिन कोरोना काल की वजह से ये मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और जो एक और जो आंकड़ा आकाश जी ने दिया था कि जो जीएसडीपी है वो इस साल को छोड़ के, क्योंकि कोरोना की वजह से संकुचित हुई थी, हरियाणा का जीएसडीपी का 25% से नीचे कर्ज रहा है हमेशा, अब तक का रिकॉर्ड रहा है। ये पहली दफा होगा 2021-22 में कि 25.92% ये जाएगा, जबकि भारत सरकार ने ये 32.6% का है, क्योंकि सारे राज्यों का उन्होंने 5% का बोल दिया कि उतना आंकड़ा बढ़ा सकते हैं, इतना फालतू जा सकता है। सभी राज्य सरकारें कर्जा ले रही हैं, फिर भी कर्ज अगर लिमिट में हो जिसको उतारा जा सके। ठीक है, आकाश जिंदल जी, आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक समझना चाहता हूं सर, अभी चिंता की बात है क्योंकि देखिए कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल में सरकार कहती है कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जी हाँ, आज की तारीख में चिंता की बात है, बिकॉज 5,000 करोड़ का रह गया है। आपकी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट के अंदर चला जाता है, तो उससे ग्रोथ और वेलफेयर के लिए पैसा नहीं बचता। और इसके लिए मेरा ये मानना है, मैं तो हरियाणा गवर्नमेंट को 1966 से एनालाइज कर रहा हूं, मेरे पास पूरा डेटा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही बोरोइंग ज्यादा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए बोरोइंग को रिड्यूस किया जाए और जीएसडीपी को ग्रो किया जाए। अब बोरोइंग का सब्स्टिट्यूट जिसके ऊपर कोई भी अभी तक नहीं बोला वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कीजिए। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को बॉम्बे से, चेन्नई से, कोलकाता से इनवाइट कराइए, एफडीआई। तो ये कह रहे हैं ना जिंदल साहब, ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का निवेश लाने जा रहे हैं हम, ये दावा तो कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं लेके आए, बहुत खुशी की बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो आज तक जो है ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया गया? मैं तो दोनों ही पार्टियों से विद ड्यू रिगार्ड्स कहना चाहूंगा, कांग्रेस से भी बीजेपी से, कि आपने आज तक जो है कितना ग्लोबल मनी लेके आए हो, कितनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लेके आए हो। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ह्यूज प्लांट्स लगाते हैं, यहाँ पे ग्लोबल मनी एफडीआई के ह्यूज प्लांट आते हैं, तो उससे क्या टैक्स कलेक्शन होगा, टैक्स कलेक्शन से आपके पास इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। मैं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा। एक सेकंड वंदना जी आप बताइए ना। देखिए अब आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ का निवेश का आपने टारगेट रखा, इसी बजट सत्र में आपने ये बात रखी मैम, और करोड़ हम पर 2 लाख करोड़ का यहां पर कर्ज हो गया है। अब स्थिति तो मैम बताइए ना कि वो आएगा, निवेश आएगा और कर्ज आप ले रहे हैं, तो सवाल वाजिब है ना विपक्ष का, अब आएगा तो आएगा ही ना मैम। वाजिब नहीं है। सवाल बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। बजरंग दास जी कह रहे थे कि कर्ज उतना ही लेना चाहिए जितना गुंजाइश हो, तो मैंने पहली बार में आपको बता दिया कि जीडीपी का 3% तक हम ले सकते हैं और हमने 3% को क्रॉस नहीं किया है। पास में पंजाब है, आपकी सरकार है, कितना बार आप क्रॉस कर चुके हैं, वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात करो ना, कल की यहाँ पर बात हो रही थी, आप देखेंगे कि बसेस नहीं चली, ट्रेन नहीं चली, इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी में जो है उसमें हमें एग्जाम्पशन देना पड़ा। जो बैंक के लोन्स है उनमें हमें एग्जाम्पशन, उनको समय सीमा बढ़ानी पड़ी। राजस्व जो है हमारा 5,000 करोड़ कम आया। उसके अलावा श्रमिकों को पहुंचाना, लैब्स बनवाना, हॉस्पिटल की सुविधाएं, खाना पहुंचाना, ये सब खर्चे भी हुए। उसके बावजूद भी हम इतनी अच्छी स्थिति में है कि हम बहुत अच्छे ढंग से हर एक चीज को संभाल सकते हैं। आपको मालूम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 30 नंबर पर आते हैं, लेकिन पीछे क्या गलतियां हुई वो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने देखा होगा बिल्कुल क्लियरली कहा कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख का कर्जा है प्रत्येक व्यक्ति पर, 12 लाख का पूंजी निवेश भी तो है, 12 लाख का मालिक भी तो है। वो किसकी वजह से है? वो हमारी नीतियों की वजह से। आपको बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब के समय में जो पोर्ट की एनहांसमेंट आई थी वो 10 से 15,000 करोड़ का कर्जा था, जो उन्होंने जो जमीनें एक्वायर करी थी उसको हमने कैंसिल करा। कैंसिल करने के बाद 1 रुपए की भी हमने एडिशनल लायबिलिटी नहीं रखी। सबसे पहले हमने 7वां वेतन आयोग दिया, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया, हमने पावर सब्सिडी को बढ़ाया, लीकेज को हमने खत्म किया, वेस्टेज को खत्म किया, चोरी को भी हमने खत्म किया। ये सारे स्टेप बजरंग दास जी इतना तो काम कर दिया, बजरंग दास जी इतना इन्होंने काम कर दिया, ये आंकड़ों से आपको जवाब दे रहे हैं
और आप कह रहे हैं कि ये कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, कैसे सर? जयप्रकाश जी, मेरी बहन वंदना ने सही कहा, काम बहुत किया है, काम इन्होंने करने में कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा में व्यापार व उद्योग ठप करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। लाखों लोग बेरोजगार कर दिए, वो कसर नहीं छोड़ी। अब नया जुमला दे दिया, 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश। मेरी बहन जी सुन ले, मेरी छोटी बहन सुन ले, मैं भी सुनता रहा, आप भी सुनो प्लीज। 1 लाख करोड़ का पूंजी निवेश, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब जो पुरानी फैक्ट्रियां बंद हुई, पुराने उद्योग छोटे छोटे बंद हुए, व्यापार ठप हुए, आप उनको तो चालू कर नहीं पाए। जो उद्योग बंद हुए उनके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोजगार आप दे नहीं पाए। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की घोषणा तो कर दी, पर आपने ये नहीं बताया 1 लाख करोड़ पूंजी निवेश कहां से आएगा। जब आपने ये नई युवाओं को रोजगार देने की नीति लागू करी, आपने कहा ये युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यापार व उद्योग के माध्यम से 75% लोगों को रोजगार दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे। आपने ये नहीं क्लियर किया भी नए उद्योग लगे कैसेंगे। आपने नए उद्योग लगाने के लिए कोई छूट दी, कोई रियायतें दी? उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाए उसके लिए सस्ती जमीन दी, या आपने बिजली के बिल या किसी प्रकार की उसमें सब्सिडी देने की घोषणा की? कौन उद्योगपति? नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, बजरंग दास जी, ये बात तो सही कह रहे हैं। वंदना जी, ऐसी आपने कोई छूट नहीं दी है कोरोना काल में, बता दीजिए आप। नहीं, मैं जवाब ले रहा हूँ बजरंग दास जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया सर। बताइए कौन से बिजली कम कर दिए दाम आपने? हाँ हाँ, बोलिए बजरंग जी। सब्सिडी, मैं आ रहा हूँ जिंदल साहब, आ रहा हूँ मैं। बजरंग दास जी की बात का जवाब ले लूं वंदना जी, फिर आपसे बात करूंगा। हाँ जयप्रकाश जी, मैं आपको एक पॉइंट और देना चाहता हूँ। हाँ, एक पॉइंट और जब साथ ले लो। मैं कहना चाहता हूँ भी ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग होते थे, जिसको हम बोलते थे कुटीर उद्योग, ठीक है, वो 80% इस सरकार की गलत नीतियों से बंद हो चुके हैं। गांवों के अंदर नमकीन, जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है वंदना जी, जल्दी से, फिर मुझे एक रिएक्शन अपने बाकी मेहमानों से भी लेना है। घरेलू सामान बनते थे जिसके अंदर। ठीक है बजरंग जी, रुकिए ना, अभी जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी रुकिए, ठीक है बजरंग जी रुकिए। 80% जो आप कुटीर उद्योग बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, जिसको जो आपके सामने चला करता था। जो उद्योग हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम तीसरे नंबर पर हैं पूरे भारत में। ये छोटे उद्योगों प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? आप ये देखिए वंदना जी, गांव मैं बताऊं, आप बोलिए। मैं बोलिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अगर नंबर 1 पर आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं भारत में, तो फैसिलिटी हमने दी होंगी। हमने सिंगल रूफ सिस्टम अडॉप्ट किया, सारी क्लियरेंस हमने कहा 45 दिन में देंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया की बात अगर हम कर लें, कौशल विकास हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, सिर्फ ध्यान दे दिया जाता था कि यहाँ किसी तरह से जमीनों को जो है CLU कर लें, उससे जो लोग हैं वो उससे अपना पैसा जो है वो मिल जाता था, उससे वो अपना खर्चा चला लेते थे। लेकिन हमने ध्यान दिया कि जो बच्चे हैं उनका कौशल विकास किया जाए, सक्षम योजना शुरू करी, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर जो है नौकरी में लगे, प्राइवेट नौकरियों के लिए वो काबिल बन सके। हर एक तरह का काम जो है वो हमारे पर किया जा रहा है। वंदना जी आप बीच को, वंदना जी मुद्दे को भटकाओ ना। वंदना जी नहीं, वंदना जी आप वो जवाब दे नहीं रही। जो बजरंग दास जी ने जवाब उठाया ना, जो सवाल उठाए वो जवाब नहीं दे रही। आप दूसरी तरफ बात करके वो आपका एक जिंदल साहब आ रहा हूं मैं बजरंग जी। अब ठीक है, मैं समझ गया। वंदना जी, जिंदल साहब कुछ कहना है, मुझे फिर क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है थोड़ा। जिंदल साहब एक रिएक्शन आपका। सवाल है, आज वंदना जी अभी कह रही है कि बैंक्स ने जो है डेफरमेंट की, पोस्टपोनमेंट की, उसका हरियाणा गवर्नमेंट पे क्या लेना देना है? बैंक्स तो इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, तो बैंक हुई है, EMI हॉलिडे है, उससे हरियाणा गवर्नमेंट के स्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? बीजेपी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट उसको आप हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से कैसे रिलेट कर सकते हैं?
उसका तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, आज जो बैंक के अंदर डेफरमेंट हुई है मैडम, उससे हरियाणा गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में क्या इम्पैक्ट आया है? वो तो बैंक्स के ऊपर, पीएसयू बैंक्स के ऊपर आया उसका इम्पैक्ट, तो आपकी स्टेट के ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट आया है। तो कम से कम जो है स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस को एक्सपेक्ट कीजिए। बीजेपी की हाई रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी, बट साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, चलिए मैं माफी के साथ, क्योंकि बहुत से मेरे मेहमानों से सवाल नहीं हो पाए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप बहुत आज हर व्यक्ति कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। चलिए सर, आपको जब सत्ता मिल जाए सर, जब बजरंग जी आपको सत्ता मिल जाए तो इसको बेकर्ज कर दीजिएगा, कर्ज ना लेना पड़े और ना कर्जदार रह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो लेकिन सच यही है कि सरकार पर कर्ज तो है, वाकई में कि सरकार के ऊपर कर्ज है, हरियाणा के लोगों पर कर्ज है, लेकिन अब जरूरी भी है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।